हेलो एवरीवन, आई एम योर कॉमर्स एजुकेटर धीरज। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जो चैप्टर 1 है उसका लास्ट टॉपिक है ये लेखांकन की परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। स्टूडेंट्स, लेखांकन की परंपराओं के बारे में पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि क्या होती हैं लेखांकन की परंपराएं। देखो, परंपराएं का मतलब सिंपल सा है, हमारे जो दैनिक क्रियाओं में भी होती हैं कुछ परंपराएं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि हमें हमारे जो अपने से बड़े होते हैं उनका आदर करना चाहिए, तो ये परंपरा पीछे से चली आ रही है। पगड़ी बांधने की हमारे यहाँ परंपराएं हैं, तो ये गुरुओं को सम्मान करने की हमारे यहाँ परंपराएं हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ परंपराएं चलती आई हैं। ऐसे ही लेखांकन में भी कुछ परंपराएं हैं। सेम चीज है, मतलब कोई चीज अलग नहीं है। सिद्धांत का मतलब अगर नॉर्मली बेसिस पर लें तो सिद्धांत वही होते हैं, अकाउंट्स में ले तो उनको भी वही तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब यहां पर अकाउंट्स में परंपराओं का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। लेखांकन की परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दैनिक जीवन में उपयोगिता व महत्व के अनुसार, जिनकी उपयोगिता होती है दैनिक जीवन में और महत्व होता है उनके अनुसार कुछ चीजें अधिकाधिक प्रचलन में आ जाती है। अधिकाधिक प्रचलन में आने का मतलब है कि ज्यादातर यूज आने लग जाती है, डेली यूज होने लग जाती हैं, दिन प्रतिदिन उपयोग में आने लग जाती हैं, तो वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं और धीरे धीरे जीवन का आवश्यक अंग बन जाती हैं, जिन्हें बाद में परंपराओं के नाम से जाना जाता है। मतलब दैनिक जीवन में कोई उपयोगी वस्तु या महत्व के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादातर हम यूज करते रहते हैं, दैनिक जीवन में करते रहते हैं और धीरे धीरे वो जीवन का आवश्यक अंग बन जाती है, अवश्यंभावी बन जाती है और जिन्हें बाद में हम परंपराओं के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य परंपराएं निम्नलिखित हैं। सर कैसे? देखो, उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि कोई भी परंपरा बहुत टाइम से नहीं है, धीरे धीरे उन परंपराओं में परिवर्तन भी होते रहते हैं और परंपराएं ऐसी होती हैं जो पहले नहीं थी और अब धीरे धीरे प्रचलन में आ गई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको हमारे दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं से लेकर जोड़ूं तो मैं ऐसे जोड़ सकता हूं कि आपने देखा होगा पहले जब टू व्हीलर पर अपन चलते थे तो अपन सिंगल हेलमेट लगाते थे, जो भी ड्राइव करता था वो हेलमेट लगाता था। लेकिन धीरे धीरे दैनिक जीवन में गवर्नमेंट ने एक रूल एप्लीकेबल कर दिया कि दोनों ही व्यक्तियों को हेलमेट लगाना कंपलसरी है। तो धीरे धीरे वो चलती गई प्रचलन में आती गई और धीरे धीरे जीवन का आवश्यक अंग बन गई और अब दोनों ही पर्सन को जो भी बाइक पे बैठते हैं उनको हेलमेट लगाना कंपलसरी है। तो ये परंपरा बन गई कि नहीं बन गई? ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले तो नहीं थी लेकिन धीरे धीरे उनका उपयोग होने लग गया और जैसे जैसे उनका उपयोग होने लगा वैसे वैसे ही वो परंपराओं का नाम बन गया। समझ में आ गया? यहां पर 4 परंपराएं पढ़ेंगे हम, लेखांकन की 4 परंपराएं। पहली परंपरा है एक रूपता की परंपरा, दूसरी परंपरा है सूचनाओं के पूर्ण रूप से प्रकटीकरण की परंपरा, तीसरी रूढ़िवादिता परंपरा और नंबर 4 पर हमारे आती है महत्वपूर्ण संबंधी परंपरा, महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा। एक रूपता की परंपरा का मतलब है जिसमें एक ही रूप हो, जिसमें परिवर्तन ज्यादा नहीं हो, वो परिवर्तन एक रूपता की परंपरा है। जिसमें लेखांकन में क्या नहीं हो, ज्यादातर परिवर्तन नहीं हो, कम परिवर्तन हो, अगर आवश्यक हो तो ही परिवर्तन हो। मैं इसको नॉर्मली बेसिस पर समझा रहा हूं, फिर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड के थ्रू। मैंने क्या बताया? एक रूपता, जिनमें एक ही रूप हो, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं हो। तो जिन लेखांकन सिद्धांतों में परिवर्तन बहुत कम होते हैं या आवश्यक होने पर ही परिवर्तन होते हैं उसको एक रूपता की परंपरा कहते हैं। सूचनाओं के पूर्ण रूप से प्रकटीकरण की परंपरा, इसमें सूचनाएं पूर्ण होनी चाहिए। अच्छा, पूर्ण का मतलब देखो, कुछ सूचनाएं अपूर्ण होती हैं, कुछ सूचनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसको नॉर्मली एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो किसी मैंने स्टूडेंट को बोला कि नीचे जाओ ऑफिस में और ये देखकर आओ कि ऑफिस में कौन कौन बैठा है और कितने मेंबर हैं। स्टूडेंट गया, वो नीचे देख के आया और ऊपर आके उसने बोला सर ऑफिस में 4 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि कौन कौन बैठे हैं। तो क्या ये सूचना पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है। तो सूचनाओं के पूर्ण रूप से प्रकटीकरण की परंपरा में यह कहा गया है कि सूचनाएं पूर्ण होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। आओ बोर्ड पर देखते हैं। एक रूपता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रत्येक वर्ष में लेखा शास्त्र के सिद्धांतों में समानता होनी चाहिए। मैंने यही बोला था कि प्रत्येक वर्ष में लेखा शास्त्र के जो सिद्धांत है उनमें क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, मतलब परिवर्तन नहीं होना चाहिए लेखा सिद्धांतों में, लेखा शास्त्र के सिद्धांतों में समानता होनी चाहिए। अब सर इसको बहुत बड़ा अगर पेज लिखना है, इस पर टिप्पणी लिखनी है 1 पेज की, तो इसको 4 तरीके से बोल सकते हो। प्रत्येक वर्ष में लेखा शास्त्र के सिद्धांतों में समानता होनी चाहिए, प्रत्येक वर्ष जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो एक रूप होने चाहिए।
3 लाइन बन गई ना इसी से। प्रत्येक वर्ष में लेखा शास्त्र के सिद्धांतों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार एक पद्धति के चयन, एक पद्धति मतलब कोई भी एक मेथड आपने यूज कर लिया मान लो, इस अवधारणा के अनुसार एक पद्धति के चयन होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह परिवर्तन तुलनात्मकता को नष्ट कर देता है। समझ में आ गया? अगर कोई एक मेथड यूज कर लिया अपन ने तो उस मेथड को ही चलते चलो, उस मेथड से ही आप लेखांकन करते चलो, उसमें परिवर्तन नहीं करो। अगर परिवर्तन करते हो तो आगे के वर्षों में जब आप तुलना करते हो कि पिछले साल का हमारा ये था और इस साल का हमारा ये है और अगले साल का हमारा ये है, तो हम कंपैरिजन जो करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉसेस हुआ है। तो इसलिए एक ही मेथड का यूज करते हुए उसमें उसी से क्रियाएं करती रहनी चाहिए, और अगर परिवर्तन करना जरूरी नहीं है तो परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और अगर परिवर्तन करते हो तो वो तुलनात्मकता को नष्ट कर देता है, कंपैरिजन को क्या कर सकता है, एंड कर देता है। क्लियर है यहां तक? यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो इस प्रकार के परिवर्तन व उसके अंतिम खातों में पड़ने वाले प्रभाव को टिप्पणी के रूप में आवश्यक दिखाया जाना चाहिए। यदि परिवर्तन आवश्यक है तो ऐसा भी नहीं है कि पत्थर की लकीर बन गई कि परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन आवश्यक है और उस परिवर्तन से आपको फायदा हो रहा है तो ऐसा परिवर्तन भी करना चाहिए। एक रूपता का कतई भी मतलब ये नहीं है कि परिवर्तन ही मत करो, वो ये कहते हैं कि अनावश्यक रूप से परिवर्तन मत करो, जरूरी है तो ही परिवर्तन करो, बिना जरूरी के गैर रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसिस पर कोई भी काम मत करो। परिवर्तन तब करो जब वो जरूरी है, अगर परिवर्तन जरूरी नहीं है तो परिवर्तन मत करो, बेवजह का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो इस प्रकार के परिवर्तन को उसके अंतिम, अगर परिवर्तन आवश्यक है तो परिवर्तन कर तो दो, लेकिन जो परिवर्तन किया है उससे क्या होगा कि अंतिम खातों में पड़ने वाला प्रभाव को, अंतिम खाते होते हैं फाइनल अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनते हैं, ये हमारे एंड ऑफ द ईयर बनते हैं, लास्ट में बनते हैं, जिसमें हानि खर्चे अपन लिखते हैं और प्रॉफिट लॉस का पता करते हैं। तो अंतिम खातों में पड़ने वाले प्रभाव को टिप्पणी के रूप में आवश्यक रूप से दिखाया चाहिए। जैसे अंतिम खाते बना दे तो उसके नीचे टिप्पणी लिखनी चाहिए कि इससे क्या परिवर्तन से क्या फायदा हुआ। ठीक है, अच्छे परिवर्तन और परिणाम, बेहतर प्रदर्शन व सूचनाओं के संवहन हेतु वांछित परिवर्तन सदैव लाभकारी होते हैं। अगर सही परिवर्तन करते हो तो वो परिवर्तन हमेशा लाभकारी होते हैं, ये बताया है। अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट, बेहतर प्रदर्शन, गुड परफॉर्मेंस एंड सूचनाओं के संवहन, इंफॉर्मेशंस को अप्लाई करने से जो वांछित परिवर्तन हुए हैं उनसे सदैव लाभकारी होते हैं। कहने का मतलब अच्छे परिणाम और अच्छे प्रदर्शन के लिए अगर कोई परिवर्तन करना भी पड़े तो वो परिवर्तन हमेशा लाभकारी होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सूचनाओं के पूर्ण रूप से प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इस परंपरा के अनुसार व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंतिम खातों में स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। सेम चीज बोलिए, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है कि सूचनाओं को पूर्ण रूप से दिखाना चाहिए, स्पष्ट दिखाना चाहिए। इस परंपरा के अनुसार व्यवसाय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना है तो उसको फाइनल अकाउंट्स में स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। अंतिम खातों में सूचनाएं जो स्पष्ट रूप से दिखाई जाती हैं उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फिक्स एसेट्स, इसको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, एसी, टीवी, फ्रिज। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और जो संदिग्ध दायित्व, ऐसे दायित्व जिनका जो है या नहीं है उसका पता नहीं है, संदिग्ध है, उनको बैलेंस शीट, B/S का मतलब बैलेंस शीट के नीचे टिप्पणी अथवा नोट टू अकाउंट के रूप में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और थर्ड टॉपिक है मतलब परंपरा का हमारा रूढ़िवादिता की परंपरा। इसे सतर्कता की परंपरा भी कहते हैं। किसकी परंपरा कहते हैं? रूढ़िवादिता परंपरा का दूसरा नाम सतर्कता की परंपरा। अच्छा सर, सतर्कता की परंपरा क्या होती है और ये कहां पर है? देखो, नोट तो मैं आपके सामने बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सर क्या कि यही कि रूढ़िवादिता की परंपरा क्या है और इसे सतर्कता की परंपरा क्यों कहा जाता है। देखो, रूढ़िवादिता जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कहने का मतलब है रूढ़िवादिता की परंपरा का मतलब कि जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। देखो, ये परंपरा ये कहती है कि लाभ को तो तब लाभ माना जाना चाहिए जब वो हुआ हो। मतलब सर, लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना चाहिए जब तक कि वह वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ हो। मान लो आपको लग रहा है
कि इस साल तो यार प्रॉफिट होने लगेगा। देखो कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट होने से पहले हमें पता लग जाता है कि हमें प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन रूढ़िवादिता की परंपरा ये कहती है कि भैया तब तक आपको प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानना है जब तक वो प्राप्त नहीं हो। अगर आपको प्रतीत हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में आपको प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है आप के अकाउंट्स में लेखा करते समय उसमें लिख दो कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, प्रॉफिट को प्रॉफिट तब मानना है जब वो प्रॉफिट हो जाए, वास्तव में प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर लॉस अगर लग रहा है कि होने वाला है तो उसको अकाउंट्स में शो कर दिया जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि विनियोगकर्ता को यह भरोसा होता है कि जो बिजनेसमैन है, जो व्यापार है, वो एक सही लेखा नीतियों का पालन कर रहा है। क्योंकि ऐसा करने से उनको ये पता रहता है कि भाई हम विनियोग कर सकते हैं कि आने वाले समय में मान लो हानि होने वाली है, अगर आने वाले समय में हानि होने वाली है और हमने उसको दिखा दिया तो इन्वेस्टर्स को ये पता रहेगा कि यार बिजनेस एक लॉयल्टी पर काम कर रहा है और वो अपना इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से उसको सही लगेगा। लेकिन अगर लाभ हो गया है तब तो लाभ को लिख दो, लेकिन लाभ होने वाला है तो मत लिखो। लाभ अगर होता हुआ प्रतीत होता है तो पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता, लेकिन हानि होने वाली होती है या प्रतीत होती है कि संभावना है कि हानि होगी तो उसको लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है रूढ़िवादिता का इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा, पॉइंट नंबर 4। महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा क्या है? सुनो बस ध्यान से, अभी मैं लिखवाऊंगा और दोबारा रिपीट भी करूंगा, बट आप सुनो फिर आप। महत्वपूर्णता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, यह परंपरा क्या कहती है? यह परंपरा ये कहती है कि ये महत्वपूर्ण घटनाओं व तथ्यों का ही लेखा कर। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, हम तो उन्हीं का लेखा करेंगे, उन्हीं के लेखा सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। छोटे मोटे खर्चों को ये अलग से खातों में बनाकर नहीं दिखाते हैं, छोटे मोटे खर्चों को ये विविध खर्चों के रूप में दिखाए जाते हैं। कहने का मतलब ये तो कहते हैं भैया जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट घटना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, हम तो उन्हीं का लेखा करते हैं। अब डिस्कस करेंगे इसको बोर्ड पर। आपके सामने बोर्ड पर रूढ़िवादिता परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशनिज्म बोल रहा है कि इसके, मैंने बता दिया, इसे सतर्कता की परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा के अनुसार लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना चाहिए जब तक कि वह वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाता, परंतु हानि यदि कोई हो, उसकी संभावना भी हो, तो उसको लेखा पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए। यह व्यवसाय की सतर्कता को दिखाता है और जो कि विनियोगकर्ताओं में भरोसा उत्पन्न करता है, इन्वेस्टर्स में ट्रस्ट बिल्ड करता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी पॉलिसीज़ वगैरह और इनका प्लानिंग वगैरह और ये लॉयल हैं इसी बेसिस पर, क्योंकि ये लाभ को तब तक नहीं दिखाते जब तक कि लाभ ना हो, और हानियों अगर हैं तो उनकी अगर प्रोबेबिलिटी भी है तो उनको दिखा देते हैं। तो इसी रीजन वाइज इन्वेस्टर्स में क्या होती है, इनके प्रति भरोसा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है राइट साइड पॉइंट 4 में महत्वपूर्णता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। इस संकल्पना के आधार पर व्यवसाय की महत्वहीन घटनाओं व तथ्यों का लेखा, महत्वहीन जो तथ्य लिख रहा है इसमें, ये एक्चुअली में महत्वहीन घटनाओं व तथ्यों का लेखा किया जाता है, ऐसा इसमें लिख रहा है। एक मिनट रुकना थोड़ा सा स्टूडेंट्स, आई थिंक सो इसमें रॉन्ग लिख रहा है महत्वहीन। ये महत्वहीन को काट दो, यहां पर ये है कि महत्वपूर्ण, मिसप्रिंट है। महत्वपूर्ण घटनाओं व तथ्यों का लेखा किया जाता है, महत्वपूर्ण तथ्यों व घटनाओं का लेखा किया जाता है और लेखांकन के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, लेखांकन के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं, महत्वपूर्ण घटना, देखो बात एक ही है, या तो ये लिख दो कि महत्वहीन तथ्यों व घटनाओं का लेखा नहीं किया जाता और लेखांकन के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, या ऐसे लिख दो कि महत्वपूर्ण घटनाओं व तथ्यों का ही लेखा किया जाता है और लेखांकन के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। महत्वहीन घटनाओं व तथ्यों को छोड़ दिया जाता है, जैसे छोटे छोटे खर्चों को अलग अलग खातों में न दिखाकर विविध व्यय खातों में प्रदर्शित किया जाता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, महत्वपूर्णता की परंपरा ये कहती है कि महत्वपूर्ण घटनाओं को ही हम पुस्तकों में दिखाते हैं, उनका सिद्धांतों के अनुसार पालन करते हैं, और महत्वहीन जो महत्वपूर्ण नहीं है उन घटनाओं तथ्यों को छोड़ दिया जाता है, जैसे छोटे छोटे खर्चों को अलग खातों में न दिखाकर विविध व्यय खातों में प्रदर्शित किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको लेखांकन की परंपराओं के ये जो पॉइंट है, 4 पॉइंट, ये क्लियर हो गए होंगे।
अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये वीडियो है, इस वीडियो में एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में, इसका जो भी YouTube पे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नोट्स की एक PDF शेयर करूँगा। उसमें मैं आपको जो डे 1 से लेके डे 5 तक जितना भी कुछ मैंने करवाया है उसकी इमेजेस होंगी, जहाँ से आप इनको नोट डाउन करने में आपको आसानी होगी, और जो क्लियरिटी की प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी आपको। और स्टूडेंट्स स्टडी करते रहें रेगुलरली, मेरा यही मानना है कि जो स्टूडेंट पढ़ता रहेगा वो कुछ ना कुछ समझता रहेगा, है ना। आज हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो होगा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जर्नल के बारे में। ये चैप्टर है प्रारंभिक लेखा जर्नल एवं सहायक भैया। इसमें जर्नल एंड सब्सिडी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक का, ये ध्यान रखना, जो चैप्टर नंबर 3 होगा। ये चैप्टर जो अभी मैंने कराया है ये पूरा की पूरा थ्योरी बेसिस पर है, तो इतना ध्यान रखें कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर आप डिस्कस करें। आपके पास मैंने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, आपको कुछ भी पूछना हो रिलेटेड टू सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, वीडियो में क्लैरिटी नहीं आ रही हो, आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन चाहिए कि सर इसको रिपीट करा दो, तो आप अपना टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू कैसे भी आप मेरे से कंसल्ट करें, मैं उस टॉपिक को आपको हैंड टू हैंड क्लियर करा दूंगा। तो आप बिल्कुल, आपका ये राइट है कि आप डायरेक्टली मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट कॉल मी, व्हाट्सएप मी एंड मैसेज मी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये चैप्टर 1 आपको क्लियर हुआ होगा। जिस स्टूडेंट ने ये वीडियोज एक बार देख ली है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने से पहले या चैप्टर 3 चलते वक्त भी इन वीडियोस को रिपीट करते रहें। खास तौर से लेखांकन की जो मैंने आपको वो सिखाई थी, संकल्पनाएं, अवधारणाएं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें से हर बार क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, वो अच्छे से कर लेना। थैंक यू सो मच।